हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लाइव आ चुके हैं मॉर्निंग में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग एक बार बता दीजिए, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का क्लास प्यारे बच्चों सभी को करना है, एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको पूरा क्लास में ही याद करवा दिया जाए। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार आता है ऐसे भी ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आवाज़ की क्वालिटी, सब चीज़, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पता लग गया कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, तो चैनल को फटाफट से प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी प्यारे बच्चों को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे देखिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए, क्लास को शुरू कर दिया जाए। एक बार बोल दीजिए यस, बोल दीजिए प्यारे बच्चों हम क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं, हम समझते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा A to Z क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद कर लेना है आपको पूरा 100%। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगे क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंगे क्या होता है, ये आपको आंसर लगाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर लगाइए कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ बताना कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है। तो देखिए वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखिए कितना शॉर्ट में डिफिनेशन है, जबकि ये क्वेश्चन है 2 से 3 बार प्यारे बच्चे आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको आंसर लगाना है, सिर्फ समझते चलिए आपको क्या आंसर लगाना है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, यहाँ पे आपको बस यही ध्यान में रखना है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग, तो वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। वो तरंग जो निर्वात में भी प्यारे बच्चों बिना किसी माध्यम के संचरित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ते हैं, वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात समझिएगा, अर्थात तरंग निर्वात में भी क्या होती है, संचरित हो जाती है। निर्वात में भी इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। तो ये आपको प्यारे बच्चे याद रख लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है या यांत्रिक तरंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए है। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लासरूम में याद कर ले, और जिससे याद नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्यारे बच्चे इसको नोट करके, स्क्रीनशॉट करके, नोट करके आप लोग प्यारे बच्चे अपने बुक में, कॉपी में, नोटबुक में लिख के इसको याद कर लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, ये बाएं वाला हाथ वाला नियम। अब हम आपको समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। और आपको सेम टू सेम उसी तरह लिखना है प्यारे बच्चों कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। लेफ्ट हैंड रूल प्यारे बच्चों 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है, इतना ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद होना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। पहले हम आपको डिफिनेशन पढ़ के समझाते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथों को ऐसे तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस पर फैलाना है। चलिए क्या होता है, अंगूठा होता है, ये तर्जनी होता है और ये मध्यमा होता है। उंगली का नाम आपको पता है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ,
पांचों उंगली का नाम आपको पता है। तो इसमें बोल रहा है अंगूठा को, तर्जनी को और मध्यमा को। देखिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथों के तर्जनी, यहाँ आप देखिए ये तर्जनी, और यहाँ आप देखिए अंगूठा और यहाँ आप देखिए मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो? तीनों एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों? लंबवत है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों? लंबवत है। लंबवत है ना। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, जाना चाहिए कि एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ आप देखिए जिसमें अंगूठा जो है प्यारे बच्चों, ये जो थम्स है, ये जो अंगूठा है वो बल की दिशा, यहाँ पे देखिए फोर्स की दिशा को बतला रहा है। फोर्स की दिशा यानी जो अंगूठा वो बल की दिशा के बतलाता हो। और यहाँ पे देख लीजिए अगला क्या है लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए जो तर्जनी उंगली हो, यानी ये जो उंगली है तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, यानी वेक्टर बी को। और जो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे देखिए अंगूठा हो प्यारे बच्चों बल को, और तर्जनी उंगली प्यारे बच्चों किसको? तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तथा प्यारे बच्चों जो मध्यम उंगली हो प्यारे बच्चों वो किसकी? तो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लेमिंग हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहेंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, हम आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा रहे हैं अब अपने लैंग्वेज में, जो आपको प्यारे बच्चे यहाँ देखिए याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि अपने बाएं हाथ के उंगली कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि जो यहाँ देखिए अंगूठा है, पहले तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसे फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, जिसमें जो अंगूठा है प्यारे बच्चों, अंगूठा बल की दिशा को बतलाता हो, अंगूठा बल की दिशा को बतलाता हो। प्यारे बच्चों जो तर्जनी उंगली हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता हो। जो तर्जनी उंगली हो प्यारे बच्चों क्या दिखाता हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता हो। लेकिन जो यहाँ पे मध्यमा उंगली हो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता हो। उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो हम कहते हैं उसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जैसे यहाँ पे आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि हम अपने बाएं हाथ के उंगली को इस प्रकार फैलाएं। उंगली का नाम याद हो तो आप लोग लिख दीजिएगा कि यहाँ देखिए अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, और यहाँ देखिए तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि एक तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। यहाँ आप देख लीजिए। और प्यारे बच्चों और क्या लिखना है आपको कि यहाँ देखिए जिसमें अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा क्या प्यारे बच्चों? विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बस 3 गो उंगली फैलाना है। बाएं हाथ पूछे, बाएं हाथ के 3 गो। और सर जी का बात याद रखिएगा, हाई का फोर्स, यहाँ देखिए मोटा बा, यहाँ देखिए अंगूठा क्या होता है? मजबूत हो जाए, यानी फोर्स की दिशा को। और ये जो तर्जनी होगा ये किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता हो। बस खत्म कहानी। उसे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। आप लोग एक ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा, पूरा 100% आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास वही है जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंगों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। यहाँ पे अंतर आपको स्पष्ट करना है। कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ पे पहला जो अंतर है, पहले आपको ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम प्यारे बच्चों एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। ऊपर लिख देना है हेडिंग में विद्युतीय चुंबकीय तरंग, और दूसरे साइड में आपको लिखना है ध्वनि तरंग। उसके बाद से एक एक अंतर को स्पष्ट करना है। तो देखिए पहला अंतर क्या है, चलिए हम आपको बतलाते हैं अभी। चलिए हम बतलाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा। पहले लिखिएगा विद्युतीय चुंबकीय तरंग। हम आपको पढ़ाएं अभी कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पढ़ाए ना। ये निर्वात में भी प्यारे बच्चों क्या करती है? गमन करती है। तो यहाँ पे पहला लिखिएगा कि जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, पहला लिख दीजिएगा। जबकि ध्वनि जो तरंग होती है वायु में, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। पहला डिफरेंस यहाँ पे लिखिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युतीय चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, और क्या होती है प्यारे बच्चों? जो ध्वनि तरंग होती है वो ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये पहला डिफिनेशन हो गया, पहला यहाँ आप देखिए अंतर हो गया। दूसरा अंतर प्यारे बच्चों, इसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरित होती है। शुरू के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम आपको विद्युतीय चुंबकीय तरंग के बारे में ही बताए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है वैसे ही कि
इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसके? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग के। इलेक्ट्रिकल, यहाँ देखिए आपको याद रखना है कि जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके लिए प्यारे बच्चों क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि प्यारे बच्चों इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात निर्वात में यह संचरित नहीं होती है। तो पहला यहाँ पे इसका अपोजिट लिख देना है कि ध्वनि तरंगों में किसी भी प्यारे बच्चों माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आवश्यकता है माध्यम का, तभी ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे संचरित होगा। माध्यम रहेगा तभी संचरित होगा। जबकि यहाँ देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ चलिए तीसरा यहाँ पे क्या है, चलिए तीसरा यहाँ पे डिफरेंस आपको बताते हैं। तीसरा डिफरेंस है प्यारे बच्चों किसमें, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। समझिएगा यहाँ पे बात को, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आंसर आपको देना है। चलिए इसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। किसमें? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग में। और इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के जो कण होंगे तरंग की गति, यानी आप देखिए तरंग की गति का जो दिशा होगा उसी में ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गति करेंगे। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। चौथा डिफरेंस लिखिएगा कि यह ध्रुवण का गुण भी दर्शाता है, पोलराइजेशन का गुण भी दर्शाता है। जबकि प्यारे बच्चे ये क्या होता है, ये पोलराइजेशन का गुण नहीं दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना डिफरेंस वाला प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का सेशन में हम यही बताने वाले हैं, जितना ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है उतना यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बार बार एग्जामों में आता हो। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल प्यारे बच्चों आखिर क्या होता है। लॉरेंज बल आप लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन बैंक में देखा होगा कि लॉरेंज बल आखिर क्या होता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, बनाते हैं। चलिए लॉरेंज बल क्या होता है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण, यहाँ देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबक, यहाँ पे क्या अच्छा, यहाँ देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण है, मान लीजिए कोई आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। प्यारे बच्चों आवेशित कण पे जो कण है, देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, मान लीजिए कोई आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर प्यारे बच्चों एक बल कार्य करता है, आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और इसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। जो आवेशित कण पे जो बल कार्य करेगा ना, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, एक आवेशित कण है उस पे आवेश से चार्ज है, मान लीजिए कोई कण है उस पे क्या है, आवेश से चार्ज है, वो क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे चुंबक का क्षेत्र है, इसमें ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है। तो इसमें जो बल लगेगा ना प्यारे बच्चों, जो बल कार्य करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। यहाँ पे याद रखना है, जो बल उसमें काम करेगा, जो प्यारे बच्चों वर्ग यहाँ देखिए फोर्स लगेगा, आपका बल लगेगा, वही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वही हमारा होगा लॉरेंज बल। तो ये भी आपको 100% यहीं पे याद हो गया होगा कि लॉरेंज बल क्या होता है। उसे चुंबकीय बल भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो देखिए फिर से एक बार लॉरेंज बल की डिफिनेशन आपको बताते हैं। ये आप देखिए जब कोई आवेशित कण यहाँ पे क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो बल उत्पन्न, आप देखिए जो कण पर प्यारे बच्चों क्या होता है, एक बल कार्य करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल कहते हैं। और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लिखना है आपको फिर कि लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होता है। तो ये भी आपको लिख देना है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए विद्युतीय फ्लक्स क्या है प्यारे बच्चों, आंसर लगा दीजिए। गजब का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। और इसको जैसे प्यारे बच्चों टॉपर लिखते हैं ना एग्जाम में, जिस प्रकार टॉपर लिखते हैं उसी प्रकार आपको समझाएंगे, उसी प्रकार आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है आप सबको। चलिए चलिए प्यारे बच्चों हम आपको समझाते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों सबको समझ में आएगा, सबको यहाँ पे समझेगा।
समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी। हम चाह रहे हैं कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। चलिए, विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उसका क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। समझिएगा, यहाँ आप देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर चलने वाले, पृष्ठ पर यहाँ देखिए लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल की रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। फिर से समझते हैं प्यारे बच्चों, याद करना है क्योंकि कि किसी बिंदु क्षेत्र से यहाँ देखिए स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इसके लंबवत जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आता है, इसे फाई द्वारा प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आपको लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स होता है, तो ये आपको लिख देना है। और यहाँ देखिए इसका बीमीय सूत्र अगर आपसे पूछता है आप लोग लिख दीजिएगा ml की पावर 3 t के पावर -3 और ये इनवर्स होता है। और यहाँ देखिए यह जो होता है प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि होता है। विद्युतीय फ्लक्स प्यारे बच्चों क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है, तो आपको प्यारे बच्चे लिख देना है। चलिए, हम इसको सही से नहीं समझा पाए, टाइम देखिए तो ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के मान लीजिए ये पृष्ठ है, इसके लंबवत जो रेखा गुजर रही है, जो विद्युतीय बल रेखा की संख्या है ना, ये लंबवत है, ये लंबवत है, जितना भी रेखा गुजर रही है ना, इसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ भी लंबवत गुजर रहा है, इसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों फाई द्वारा सूचित करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट प्यारे बच्चों क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति यहाँ पे क्या होता है? कूलम, और ऊपर जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा कितनी बार आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एक यहाँ देखिए अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक प्यारे बच्चों ऐसी युक्ति होती है जो प्रतिवर्ती धारा, यानी क्या प्यारे बच्चों? जो एसी करंट को क्या करती है? एसी वोल्टता को परिवर्तित करने में उपयोग में लाया जाता है। यानी प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा एसी करंट को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है। ये हो गया एकदम सामान्य लैंग्वेज, जिसको आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन जो हम लैंग्वेज बता रहे हैं उसमें भी लिखिएगा तो गर्दा उड़ जाएगा कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर प्यारे बच्चों ऐसे लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो यहाँ देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना पे आधारित है प्यारे बच्चों। और यहाँ देखिए जो ट्रांसफार्मर है जो एसी करंट होता है उसको घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर का हमारा डिफिनेशन हो गया, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है कि यह 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन सा, ये हम आपको बताएंगे। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। प्यारे बच्चों पहला कौन होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों को लिखना पड़ेगा, आएगा तो प्यारे बच्चों की स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो यह प्यारे बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह है कि यह निम्न वोल्टेज को प्रबल धारा को उच्च वोल्टता में यहाँ पे क्या करता है? निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं? ये निम्न वोल्टता को प्रबल धारा को उच्च वोल्टता के निर्बल धारा में प्यारे बच्चों क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। जबकि जो प्यारे बच्चों दूसरा हमारा होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? दूसरा होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह उच्च वोल्टता को निर्बल धारा में और यहाँ देखिए निम्न वोल्टता को प्रबल धारा में परिवर्तित कर देता है। निम्न वोल्टता को प्रबल धारा में ये परिवर्तित कर देता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? याद कर लेना है। चलिए यहाँ देखिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए विद्युत धारिता क्या है? अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता क्या है प्यारे बच्चों। ये भी तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि विद्युत धारिता आखिर होता क्या है, कई बार पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो समझिए कि विद्युत धारिता क्या है। तो किसी चालक के दिए गए आवेश तथा उसके कारण चलने वाले विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक का विद्युत धारिता कहा जाता है। इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धारिता को हम लोग सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में जो होने वाला वृद्धि होगा, उसके कारण जो चालक के
विभव में होगा वृद्धि, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारिता कहते हैं और इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए माना कि किसी यहाँ देखिए चालक को Q आवेश देने पर उसकी विभव में होने वाली वृद्धि भी हो तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q समानुपाती भी हो जाएगा। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आपको याद कर लेना है, ये सब क्वेश्चन क्या होता है 100% प्यारे बच्चों याद किया जाता है। समानुपाती यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q समानुपाती है तो हटेगा तो बराबर, और यहाँ पे देखिए C भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q अपॉन V भी हो जाएगा। तो ये भी प्यारे बच्चों लिखा जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए समानुपाती हटता है, वो कॉन्स्टेंट लगता है, तो कॉन्स्टेंट लगा देना है। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C भी, और यहाँ पे देखिए C यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर करके भाग कर दीजिए, ये क्या कर रहा है यहाँ पे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q बटा V हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये विद्युत धारिता है जिसको आप लोग लिख दीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आज जाइए कि नमन कोण या नीति कोण क्या होता है। क्वेश्चन पढ़िए, नमन कोण या नीति कोण क्या होता है। चलिए नमन कोण या नीति कोण क्या होता है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच के बने कोण को नमन कोण या नीति कोण कहा जाता है। देखिए एक लाइन का डिफिनेशन कैसे होता है, कैसे एक लाइन में प्यारे बच्चों डिफिनेशन लिख के टॉपर बन सकते हैं। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि नमन कोण या नीति कोण क्या है, तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज यहाँ आप देखिए दिशा के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण या नीति कोण कहते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, नमन कोण या नीति कोण कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण का मान 90 डिग्री का होता है। देखिए याद रखिएगा कि चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण का मान या नमन कोण का मान प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होता है तथा निरक्ष पर इसका मान 0 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका निरक्ष पर इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री का होता है, और ये आपको याद कर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए एलसी परिपथ क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है एलसी परिपथ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलसी परिपथ क्या होता है। तो जब किसी परिपथ में धारिता C तथा प्रेरकत्व L को श्रेणी क्रम में जोड़कर उस परिपथ में एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत को जोड़ दिया जाता है, तब इस प्रकार के बनने वाले परिपथ को हम लोग कहते हैं एलसी परिपथ। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, एलसी परिपथ कहते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए एलसी परिपथ मतलब क्या, जब किसी परिपथ में धारिता तथा प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रतिरोध में एक यहाँ देखिए प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तब इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, एलसी परिपथ कहते हैं। तो ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि मैक्सवेल का विद्युतीय चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखे। सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि मैक्सवेल के विद्युतीय चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है। तो मैक्सवेल का विद्युतीय चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है, तो मैक्सवेल के विद्युतीय चुंबकीय तरंग यहाँ देखिए सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च यहाँ देखिए आवृत्ति के विद्युत दोलन उत्पन्न होता है, तो परिपथ से ऊर्जा यहाँ देखिए तरंग के रूप में चारों दिशाओं में उत्सर्जित होने लगती है। इसी तरंग को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहते हैं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग तो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे सिद्धांत पूछे तब लिखिएगा इतना, नहीं तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग तो हम आपको बता दिए ऐसे तरंग जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वो निर्वात में भी क्या करते हैं प्यारे बच्चों, संचरित होता है बिना किसी माध्यम का, तो उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। लेकिन मैक्सवेल का विद्युतीय चुंबकीय तरंग पूछे तो प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा, जरूर आपको नंबर मिलेगा। तो हम आपको प्यारे बच्चों 10 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं जो एग्जाम के लिए ना बहुत बढ़िया है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यहाँ आप देखिए लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट यहाँ पे लाइक कर दीजिए, और यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और यहाँ पे क्या करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना है। तो इतना काम कर दीजिए। अब मिलेंगे प्यारे बच्चों 2:15 वाला क्लास में, फिजिक्स का क्लास होने वाला है बहुत जबरदस्त गेस्ट क्वेश्चन का, तो आइए फिजिक्स के क्लास में 2:15 में मिलते हैं। ऐसी अगली क्लास में आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।